एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे राजा निरबंसिया कहानी को पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे आज फाइनली। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। और आज आपको रात 9 PM पर आपको एक वो मिलेगी वीडियो, जाना ज़रूर देखना। उसमें बताया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को आसान भाषा में कैसे कंप्लीट करें, उसकी टॉप स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है प्रॉपर। और मुझे पूरा भरोसा है वो आपके ज़रूर यूज़फुल होगी। उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ कहानी, ये आपको 7 PM पर मिलेगी, तो जुड़ना ना भूलें और कोई भी क्लास मिस ना हो, इसीलिए आप जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर दिन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं बता दूं, मैंने अगर मुझे 2 दिन लेनी है क्लास, आई मीन सॉरी, एक दिन में 2 क्लास लेनी है, तो आपको कहानी वाली मिलेगी 7 PM पर और रामचंद्र शुक्ल वाली मिलेगी 9 PM पर। और यदि मैंने जैसे बताया था आपको गुड न्यूज में कि 3 दिन रामचंद्र शुक्ल पढ़ेंगे और 2 दिन कहानी, तो फिर आपको ऐसे ही मिलती रहेगी 9 PM पर। 3 दिन 9 PM पर ही रामचंद्र शुक्ल की मिलेगी और 2 दिन आपको कहानी की वीडियो जो मिलेगी वो 7 PM पर मिलेगी। और देखना ना भूले, सब चीजें इंपॉर्टेंट है बताई गई है, हाईलाइट करके बताई गई है। साथ के साथ बताती हूँ किस टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप नहीं पूछा जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है वीडियो को लेके कि आपको कहानी की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है या जो भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करना ना भूलें। जरूर करें, पूछिए, आपका डाउट हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब चलते हैं बिना देरी के अपनी कहानी पर। तो राजा राजा नरबंसिया कहानी पार्ट 4, ठीक है, इसे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ ली थी? हमने पढ़ ली थी यहाँ तक, ठीक है। महतरानी का घर अनाज से भर दे। अब चलते हैं आगे। और सब सब राजसी वस्त्र उतार, राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए, ठीक है। 1 मिनट। तो सपना हुआ, क्या हुआ? उसी रात एक सपना दिखा। तो ये क्या सो गई? ये क्या दिक्कत करने लगा? हाँ, तो क्या उसी रात उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे, यानी कि जहां राजा थे वहां पहुंच गई थी। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है। और इससे मैंने आपसे क्विज भी पूछा हुआ है, जाकर देख लीजिए यूट्यूब पर। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची, रात भर उनके साथ ही रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट आई। तो मैंने क्विज किस टाइप पूछा है? मैंने पूछा है कि रानी किसका भेष बनाकर राजा के पास रात में पहुंची। सो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, मंत्री या भटियारिन का रूप धर के गई थी, किसका रूप धर के? तो वो आपको उसमें पोल में आंसर देना है, जाइए देखिए यूट्यूब पर, वो पड़ी है, राइट। अब चलते आगे। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर सुनाई पड़ रही थी, मतलब, ठीक है। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेह की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना स्नार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने, देखो मतलब क्या क्या है, घटना एकदम रुक गई थी। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। बंसी बंसी किराने वाले ने कुएं में से सीधे, मतलब कुएं में से आधी खींची गई जो रस्सी थी वो डोल मन पर पटक कर सुना, मतलब वो भी छोड़कर एकदम पहले सुनने लगे। सुदर्शन दर्जी सुदर्शन दर्जी कौन थे? ने मशीन के पहियों को हथेली से रगड़कर रोककर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के झुमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए हैं शादी को। किसकी शादी को? जगपति और चंदा की शादी को 6 साल हो गए। न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवाय उस मुस्टंडे मुस्टंडे कंपाउंडर का।
के न जाने कहाँ से कुलक्ष्मी इस मोहल्ले में आ गई है। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाई। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं। उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। तो देखो ये जो क्वेश्चन था पीछे 6 साल हो गए, ये पूछा जा सकता है कि जगपति और चंदा की शादी को कितने वर्ष हो गए या साल हो गए? तो वो है 6 साल, राइट? चलते आगे। यह कहते-कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे-धीरे खिसक गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुँह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियाँ चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर आया गया मतलब घर गया था। घर नहीं गया था वो दोपहर का खाना खाने के लिए भी। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा, अपनी उँगलियाँ चटकाई, मुट्ठी बाँधकर बाँह का जोर देखा, तो नसें तनी और बाँह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई। सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरों की हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। देखो ये पंक्ति मैंने इसलिए हाईलाइट की क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगी परिंदे कहानी से। उसमें भी कुछ इस टाइप की कहानी है, अंधेरे का उसमें जिक्र आता है ना, तो इसलिए परिंदे कहानी में लतिका के लिए, तो इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी, राइट? मतलब इसे आपको और ज्यादा फोकस करके याद रखना है। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया, फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निःशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूल जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी टूटने के सुरमई रेखाएं पड़ गई हो, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी, जो सूजा सा लगा। एड़ियां भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई हो। चंदा, यह शाप तो अमृत था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर क्या करा, आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौखट से टिका बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब सी निस्तब्धता, असमंजस और गति पर पथ भ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन खाना खा लेते। चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह जाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार हो बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कोर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ।
जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा चंदा, फिर मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वही घुटनों में मुंह दबाकर कातर से फपक फपक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होंठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह भी फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है? बेशर्म बेगैरत! उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाश तले तब तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता, उसी वीराने में। तालाब के बगल कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह पाता जा न पाता। वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पता लगा नजदीक के गांव में लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आंख है, न कान है, न मन, न इच्छा। ऐसा मतलब जगपति सोचा कि अब वह ऐसा हो गया है। वह उस बाग में पहुंच गया जहाँ खरीदे पेड़ कटने थे। दो और वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आभार शो शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और शकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बचन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? शकुरे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज लगाई। शकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाक लगाई, कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए पहुंची थी। शकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भूत तो हो गया, यानी भरत तो हो गया, पूर्ति तो हो गई है, कहने का मतलब ये है। बल्कि डेढ़ का, अब इस पतरिया पेड़ को न छाट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकूरे ने इशारा किया ही था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है। न फूल है, न फूल का न फल का, अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुर्रा जाएंगे। शकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में से कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भर कर तैयार हुई, शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा। भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बदलता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत, अब देखो यहाँ राजा की बात चलेगी, धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट आते हैं, नहीं, कहा होता है सकट,
सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वही दो बालक खेल रहे थे, उन्होंने वहीं पर जहाँ राजा का पहिया था। उन्होंने यह सुना तो कूदकर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करोगे। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ देकर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने अब पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर आकर लगी, जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारे ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। यानी कि अब यहाँ से जगपति की कहानी स्टार्ट हो जाती है, राइट? यहाँ से हम्म और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं। जगपति भैया, जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, त्रिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए। पर सब कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भारी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने क्या कहने को जगपति कह गया, ठीक है? पर उसे लगा अभी मुंशी जी उस गांव से में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज अपना अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा। हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चला आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भुजैया बैठक में जमा थे और चंदा की चर्चा छिड़ी थी। पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था, बेवा चाची का वह जहर बुझ तीर आ गए राजा निरंबसिया। अब यहाँ से राजा निरंबसिया की मतलब उसे जगपति की तुलना एक तरीके से उस कहानी से की जा रही है, ठीक है? सॉरी। अस्पताल से और आज सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जानती, आदमी का बच्चा न जानती। वह और कुछ भी जानती, कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती।
बच्ची ही बनी रहती उस रात की शीशो चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं। तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है, जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दल दल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोह अंधेरे में उसे फूल से अंधेरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों की निहारता, सांसों की दूसरी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, आज का अंधेरा घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर उसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए। पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी, जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते हैं? और तब शकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए। हरा होने से क्या उखड़ तो गया? वह स्वयं भी तो एक उगता हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरों के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है, जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है, और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्म में शिशु में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी, जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग कर अफीम और तेल पीकर मर गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पीकर मरा था? अफीम और तेल। क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बचन सिंह कंपाउंडर को कर्जदार था। बचन सिंह जो था, मतलब अस्पताल में कंपाउंडर, उसका कर्जदार था जगपति। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, ठीक है, मंदिर बनवाया। और दूसरा, राज के नए सिक्कों पर, जो मतलब राज्य में नए सिक्के चले थे, सिक्कों पर राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त, मतलब राजा ने तो दो काम किए, एक तो वो रानी वाला, एक बच्चों के नाम खुदवाए सिक्के पर। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक तो चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। ये दो पर्चे याद रखना। पढ़ते हैं इन दो पर्चों में क्या लिख रहा है। चंदा को उसने लिखा, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी एक दो दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं, पश्चाताप मारता है, पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। दूसरा लिखा है कानून के नाम, ठीक है, कौन सा लिखा है देखते हैं। किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। क्या है उसमें जहर? किस चीज का है? रुपयों का। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी
तो आस-पास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर ये आगे हमारी कहानी समाप्त होती है। ठीक है, ये हमारी राजा नरबंसिया कहानी पार्ट 4 कंप्लीट हो चुकी है। आपको फिर याद दिलवा दूँ, आज 9 पीएम पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास को आसान भाषा में कंप्लीट करने की टॉप स्ट्रैटेजी बताई गई है। तो देरी ना करें, जाइए और ज़रूर देख लिए। अब चलते हैं, आपको आगे बता दूँ, बस इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसमें बता दिया आपको टॉप स्ट्रैटेजी में कि कहानी की प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी। एक बार मैं लिख के बता दूँ, इस नाम से यूजीसी नेट हिंदी हिंदी कहानी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो जाइए देख लीजिए। आपको ये यूजीसी नेट हिंदी कहानी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई है, अच्छे से पढ़ाई गई है, डिटेल में पढ़ाई है। जाइए अपनी तैयारी कीजिए। आई होप आपको जो 9 पीएम पर क्लास मिलेगी वो यूज़फुल होगी और मुझे पूरा भरोसा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।